नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है परमाणु। बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि परमाणु की खोज कैसे हुई और बिल्कुल ही आसान ये चैप्टर आपके लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है वो परमाणु से अलग नहीं हो सकती। विज्ञान में परमाणु आपको अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने को मिला है, बस अब हम इसका एक विस्तारित रूप पढ़ने को जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपने पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि उनके कंसेप्ट ही क्या करते हैं, हर एक वीडियो से लिंक रहते हैं। चलो बच्चों, पहले बात कर लेते हैं परमाणु की। परमाणु के बारे में हम क्या जानते हैं? हम पहले सामान्य जानकारी की बात करते हैं। देखिए, परमाणु जो होता है ना, वो नाभिकों से मिलकर बना होता है। अब आप ये कहेंगे कि नाभिक क्या है? नाभिक को हम ये कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो जिस बिंदु पर केंद्रित होता है या संपूर्ण धनावेश जहाँ केंद्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाभिक कहते हैं। अब नाभिक खुद एक सेंटर पॉइंट में होता है, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि में ये होता है। तो जब ये इतना सूक्ष्म है तो परमाणु कितना सूक्ष्म होगा, अर्थात पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे ही क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, परमाणु की जब खोज हुई तो इसके लिए अलग अलग प्रयोग, थॉमसन प्लंक पुडिंग मॉडल के रूप में, या रदरफोर्ड का स्कैटरिंग प्रयोग है, या बोर मॉडल है, ये अलग अलग प्रयोग हुए और उनसे हमने जो निष्कर्ष, जो सार हमने जाना, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है उसको विस्तार से पढ़ेंगे, साथ में थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको ये भी पता है कि नाभिक जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और आपने ये भी पता है कि नाभिक में दो मौलिक कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश से होता है, और एक आपका होता है न्यूट्रॉन जो क्या होता है? वो उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। तो चलो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए, आज हम परमाणु के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप के। कुछ इसको थॉमसन भी बोलते हैं, बट हम हमारी बुक के अकॉर्डिंग थॉमसन परमाणु प्रतिरूप पर चर्चा करते हैं। देखिए, थॉमसन का जो परमाणु प्रतिरूप है उसके अनुसार क्या था, अगर हम सीधी भाषा में बात करें, जैसे मान लीजिए एक खोखला गोला है और उसमें से अगर कोई वस्तु आर पार हो जाए, जैसे तरबूजे में बीज होते हैं, तरबूजे में बीज आपने देखे हैं, बिल्कुल अलग अलग जगह पर आपको दिखाई देते हैं। तो थॉमसन ने यही बताया था कि जो पदार्थ है वो उन्होंने माना कि संपूर्ण क्या होता है? एक धनात्मक आवेशित गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से पाए जाते हैं जैसे तरबूजे में बीज। ठीक है ना, या प्लम पुडिंग जो मिठाई होती है उस मिठाई के अनुसार, तो तरबूजे में जैसे बीज होते हैं वैसे ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हालांकि ये बात बाद में जाकर असफल साबित हुई थी, लेकिन थॉमसन ने यही बताया था कि ये एक पूरा धनात्मक आवेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन तरबूजे में बीज की तरह पाए जाते हैं। चलो इसको जान लेते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु जो है लगभग 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या का। तो आप यहाँ पर बहस न करें, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर वो अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो थॉमसन के अनुसार बात कर रहे हैं, उन्होंने 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या का ठोस गोला ये बताया है। ठीक है, तो ये इसका एक ठोस गोला होता है, ओके, जिसमें धनावेश, हमने बात की ना कि धनात्मक आवेशित गोला है, और इसमें धनावेश जो है ना वो संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहता है। थॉमसन ने बताया कि जो ये जो गोला है ना, इसमें जो धनावेश है ये पूरे गोले पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित रहता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ठीक उसी प्रकार से पाए जाते हैं जैसे पलंग में पुडिंग, और या आप तरबूजे में बीज कह सकते हैं। देखो, थॉमसन के अनुसार परमाणु में धनावेश ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे पुडिंग में प्लम, जिसे हम क्या कहते हैं? आलू बुखारा, और या तरबूज में बीज। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से आपको ये बीज देखने को मिल रहे हैं, उसी प्रकार से थॉमसन ने बताया था कि इसमें भी क्या होते हैं? तरबूजे में जैसे बीज होते हैं वैसे यहाँ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे। चलो अब बच्चों इसमें आगे और देखते हैं। इस धनावेशित ठोस गोले में जो गोले को उदासीन करने के लिए समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब ये होता है, जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए हीलियम है। अब आपसे ये कहें कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना हो गया? 2 गुणा
1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और अब अगर ये कहें कि धनावेश कितना है तो आप पूछेंगे प्रोटॉन कितने हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या होते हैं प्रोटॉन। यानी किसी भी तत्व के लिए अगर बात किया जाए तो उसका जो परमाणु क्रमांक है वही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है और वही उसमें क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अर्थात ये बात तो उनकी सही थी कि जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है ऋणावेश होता है। और उदासीन करने के लिए, उदासीन मतलब क्या होता है भाई जितना प्लस है उतना क्या हो माइनस है, और कुल योग कितना होगा 0। ठीक है, तो समान मात्रा में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। थॉमसन परमाणु प्रतिरूप है वो तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है कि किसी धातु सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, ठीक ना, अगर आप किसी धातु सतह से ताप देकर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या करवा रहे हो उत्सर्जन करवा रहे हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ओके, फिर परमाणु का स्थायीकरण, परमाणु के स्थायित्व की बात करता है कि परमाणु किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और स्थायित्व को बनाए रखते हैं। और गैसों का जो आयनीकरण है इन्हें तो ये समझाने में क्या रहा सफल रहा, तो असफल किस में रहा, रदरफोर्ड मॉडल को समझाने में बिल्कुल असफल रहा। और रैखिक स्पेक्ट्रम जो इनके अंदर होता है उसकी व्याख्या करने में भी ये असफल रहा, इसलिए ये प्रयोग क्या हो गया बाद में रिजेक्ट हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि असफल है फिर भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे कोर्स में तो हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया थॉमसन। अब बच्चों सादा टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण प्रयोग। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अल्फा कण क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण का मतलब होता है 2He4। क्या होता है 2He4। ठीक है, यानी हीलियम के द्विआयनित कण को हम क्या कहते हैं अल्फा कण कहते हैं। दूसरा परिकिरण क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, जैसे प्रकाश है, प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण है, जलवाष्प है, नमी है, उनसे टकराकर क्या करता है वायुमंडल में फैल जाता है, वायुमंडल में फैल जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं परिकिरण कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अल्फा कणों की स्कैटरिंग करवाई जाएगी। प्रयोग किसका था रदरफोर्ड का। हालांकि आपको पता है रदरफोर्ड के शिष्य थे गाइगर और मार्सटन, इसलिए कई बार बुक में लिखा होता है GM एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, गाइगर मार्सटन जो रदरफोर्ड के शिष्य थे उनके द्वारा यह प्रयोग किया गया था। देखो इतना तो आपके समझ में आ चुका है कि अल्फा कण की स्कैटरिंग करनी है। स्कैटरिंग मतलब हम किसी से उसको टकराएंगे, किसको अल्फा कण को। चलो अब हम समझते हैं प्रयोग क्या है। तो इस प्रयोग को आपको ये समझना होगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक अल्फा कणों का स्रोत है, किसके रूप में बिस्मथ 214, बिस्मथ 214 से हमारे पास एक अल्फा कणों का क्या है, अल्फा कणों का एक स्रोत है। ठीक है भाई, अल्फा कण जहाँ से हमारे पास अल्फा कण है पैकेट में है और हम क्या कर रहे हैं अल्फा कणों की बौछार करवा रहे हैं। और ये आप देखिए ये एक क्या है स्वर्णपन्नी है, स्वर्णपन्नी सोने का नाभिक, ये भारी नाभिक होता है। ठीक है, अब सोने का भारी नाभिक होता है और यहाँ से देखिए अब हम क्या करवा रहे हैं अल्फा कणों की स्कैटरिंग करवा रहे हैं, टक्कर करवा रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये जो स्वर्णपन्नी है, ठीक है स्वर्णपन्नी है ना, इस स्वर्णपन्नी पर हम क्या करवा रहे हैं इसकी स्कैटरिंग करवा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ करवाएं, करवाने के बाद ये जो आपको पर्दा दिख रहा है इस पर्दे पर क्या होता है जिंक सल्फाइड का लेप होता है, जिंक सल्फाइड का लेप होता है। तो उससे क्या होता है, अब देखो ये तो हो गई स्वर्णपन्नी। अब सीधी सी बात है हम एक ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, मतलब आपको एक वॉचिंग करनी है और उस वॉचिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपको कॉपी में लिखना है। तो आप ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन ये करेंगे कि हमारे पास क्या था एक सोर्स था, स्रोत था किस चीज़ का, हम अल्फा कण का। और अल्फा कण हमने क्या किए, हमने एक पर्दा लगा कर, पर्दा क्यों, क्योंकि अब यहाँ से हमें क्या करना है कि सीधा इसके अंदर जाना चाहिए, वायुमंडल का कोई दूसरा कण वहाँ पर शामिल नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ से गैस शामिल हुआ और सीधा किस पर गया स्वर्णपन्नी पर गया। अब ये दिख नहीं रहा अपने को, दिख नहीं रहा, लेकिन क्या होता है ये जो आपका जिंक सल्फाइड का लेपन क्या होता है ना, इस जिंक सल्फाइड के लेपन पर जैसे ही ये टकराते हैं तो यहाँ एक रोशनी से उत्पन्न होती है, यहाँ पर परस्फुर, इसको बोलते हैं परस्फुर या दीप्ति, चमक, फ्लैश, इस प्रकार से यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब अगर फ्लैश आ रही है और फ्लैश भी कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आ रही थी, ये नहीं कि एक जगह आ रही थी, नहीं ऐसे अलग अलग आई यहाँ पर। और इसको चारों तरफ से हमने कवर किया है। तो कवर का मतलब देखो जैसे अब यहाँ आ गई फ्लैश और ऐसे ही देखो आप इधर जा रही है अंदर की ओर, तो ये पता लगा
कि अल्फा कणों की बौछार करने से जो कण थे वो या तो सीधे चले गए, जैसे सीधे चले गए यहाँ पर चले गए ना। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अधिकांश कण तो सीधे देखो पारगमित हो रहे हैं और कुछ साइड में आ रहे हैं। तो यहीं से सारा निष्कर्ष निकला था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है, ठीक है। और खोखला होता है और उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ से वो निष्कर्ष निकला था। चलो अब इस प्रयोग की विस्तार से बात कर लेते हैं। एक और चित्र से हम समझते हैं इसको। यानी हमने जो पहला जो प्रयोग देखा था वो एक जो वास्तव में जो प्रयोग था वो था, लेकिन अब उस प्रयोग को हम अलग अलग खोल देंगे। और खोलेंगे कैसे वो देखिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे वही जो हमने की थी कि बिस्मुथ के स्रोत से हम अल्फा कणों का एक स्रोत प्राप्त करते हैं और उस अल्फा कणों के स्रोत को हम क्या करते हैं, जो लेड की जो ईंटें होती हैं जो क्या करती हैं, एक पुंज बना देंगे। यहाँ से अल्फा कणों के लिए क्या कर देंगे, एक पुंज बना देंगे। अल्फा कणों का जो पुंज होता है ना, वो पुंज क्या करेगा, एक लाइन से कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, लेड की ईंटें लगी हुई थी जिनसे ये क्या बन गया, एक पुंज बन गया, ठीक है। पुंज बन गया। अब ये पुंज क्या होगा, आगे की ओर जाएगा और बिल्कुल जो सोने की जो पतली पन्नी है, ठीक है, उस पर जाकर ये टकराएगा। अब यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड का क्या लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। फिर साइड में गाइगर मूलर का एक संसूचक जिसे हम कहेंगे सूक्ष्मदर्शी वो लगा हुआ है। तो अब ये जो जहाँ भी फ्लैश होगा उस फ्लैश की हम किससे वॉच करेंगे, उसको सूक्ष्मदर्शी से वॉच करेंगे। तब हमें पता लगता है कि ये अलग अलग एंगल पर डिपेंड करता है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से वो पहला ऑब्जर्वेशन निकला था जिससे ये समझा गया कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो स्कैटरिंग के अंदर ये खास बात है कि बहुत छोटे भाग में से क्या हुआ, केवल एक कण वापस आया था, एक कण वापस आया था, ठीक है। इसकी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इसको इतना ही समझते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, अल्फा कण का परिकिरण प्रयोग था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो व्यवस्था आरेख था उसकी बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें डिफिकल्टी आपकी आएगी नहीं, क्योंकि जो हमने अभी समझा है उसी को हमने क्या किया है, कॉपी में लिख रहे हैं। तो किसी रेडियो एक्टिव स्रोत, देखिए आपको पता है कि जैसे रेडियम है, पोलोनियम है, एक्टिनियम है, यूरेनियम है, ये सब क्या होते हैं, ये अंधेरे में भी चमकते हैं। जैसे आपको पता है कि बाइक है या कार है, हम उस पर नाम लिखवाते हैं, भाई जो भी आपको जो नाम पसंद है वो नाम आप उसमें लिखवाते हो, तो वो रेडियम की पट्टी में लिखाते हैं। रेडियम की पट्टी में से क्यों लिखवाते हैं, क्योंकि रेडियम अंधेरे में चमकता है, उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती और अंधेरे में भी क्या होता है, वो स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करता है। इसलिए क्या होता है, रेडियो एक्टिव स्रोत जैसे पोलोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, इनसे क्या होते हैं, जो भी अल्फा किरण जो पुंज है उसको प्राप्त करते हैं और लेड यानी पीबी की ईंटों के मध्य से गुजार कर उनको क्या कर लेते हैं, मैंने बताया था आपको, उनको एक दिशा में कर लेते हैं, अर्थात उनको संरेखित कर दिया जाता है। अब क्या होता है, ये जो अल्फा कण होते हैं 10⁻⁷ मीटर, ये जो अल्फा कण होते हैं ना, ये 10⁻⁷ मीटर की मोटाई की श्रवण पन्नी पर आपतित कराए जाते हैं। यानी संरेखित कराने के बाद में ये जो सोने की जो पतली पन्नी है उस पतली पन्नी पर क्या होता है, इनका आपतन कराया जाता है। चलो ये हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो श्रवण पत्र है, कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा है कि सर आपने श्रवण पत्र ही क्यों लिखा है, तो उसका मैंने आपको बताया था कि भारी नाभिक होता है। तो ये इसलिए काम में लेते हैं कि सोने का नाभिक जो होता है ना, वो अल्फा कण के नाभिक से 50 गुना अधिक भारी होता है और परिकिरण के समय श्रवण नाभिक क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी उसका विचलन लगभग 0 स्थिर रहेगा। अब जिसे अल्फा का अधिक क्या होता है, विक्षेप होता है और तथा सोने के अत्यधिक पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं। भाई सोना एक ऐसी धातु है जिसके भारी होने के कारण हम उसको और भी डिवाइडेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि 10 ग्राम 5 ग्राम उनकी भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिससे श्रवण पत्र के पार करते समय अल्फा कण एक से अधिक बार परिकिणित नहीं होते हैं, अर्थात अल्फा कण का विक्षेप अकेले परमाणु की टक्कर के कारण हो, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे, सीधी सी बात ध्यान रखो कि सोने का जो नाभिक होता है ना, वो अल्फा कण के नाभिक से क्या होता है, भारी होता है, इसलिए वो क्या होता है, स्थिर रहता है और जिससे क्या होता है, विक्षेप हमें अच्छा प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। चलो और एक और ध्यान रखना, श्रवण पत्र से हमें पतले पत्थर और बना सकते हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं अल्फा कणों के संसूचन, मतलब
डिटेक्ट करना, पता लगाना, उनको पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है सूक्ष्मदर्शी या गाइगर गणितर एक उपकरण होता है। ये भी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, लगाया जाता है। श्रवण पन्नी के पीछे क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है जो फ्लैश करता है, जैसे उससे अल्फा कण टकराते हैं और फ्लैश करेगा। जिंक सल्फाइड का पर्दा रखा होता है जिस पर अल्फा कण टकराने पर फ्लैश या प्रतिदीप्ति क्या होती है बच्चों, उत्पन्न होती है। ठीक है, शानदार सा टॉपिक था, अभी चल रहे हैं यहाँ पे। चलो अब रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, व्यवस्था थी, उसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, जो हमने वॉच किया, जो फर्स्ट स्लाइड हमने बनाई थी, उस स्लाइड में हमने क्या वो वॉच किया था, उसकी बात करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा नाभिक है। अब आप देखिए इसमें क्या निष्कर्ष आपको मिल रहे हैं। ये सारे ना, सारे के सारे उस जो पर्दा लगा हुआ था, उस पर्दे में क्या था, एक लेप लगा हुआ था, किसका, जिंक सल्फाइड का। और जहाँ भी प्रतिदीप्ति यानी फ्लैश उत्पन्न हुआ, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है। तो देखो अब जैसे आप खास बात या नोट करें, खास बात अपन ये करें कि बीच में सेंटर पॉइंट पर एक कण ऐसा था, अधिकांश कणों में से 8000 कणों में से एक कण ऐसा था जो वापस अपने ही मूल पथ पर आ गया। और देखिए आप, ये देखिए जैसे 90 डिग्री माने तो ये न्यून कोणों पर क्या हो रहे हैं, परिक्रणित हो रहे हैं, और कुछ अधिक कोण पर परिक्रणित हो गए। यानी एक कोण तो 180 डिग्री से क्या हुआ, परिक्रणित हुआ है, और बाकी कुछ क्या हो रहे हैं, न्यून कोण से परिक्रणित हो रहे हैं, कुछ अधिक कोण से परिक्रणित हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस ऑब्जर्वेशन को हम कॉपी में नोट करते हैं। तो देखो, जब श्रवण पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई गई तो गाइगर व मार्स्टन ने निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। चलो जो ऑब्जर्वेशन उनको कॉपी में लिखते हैं। आपतित करवाए गए अल्फा कणों में से अधिकांश अल्फा कण बिना परिक्रणित हुए सीधे निकल जाते हैं, बिना परिक्रणित हुए सीधे निकल जाते हैं, या अल्प कोण पर क्या होते हैं, परिक्रणित हो जाते हैं, या परिक्रणित हो गए। ये आपको बताया गया कि सीधे चले गए, तो इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, खोखला था। चलो, कुछ अल्फा कण थॉमसन परमाणु मॉडल से अपेक्षित विचलन कोण 1 डिग्री से भी बहुत अधिक कोण पर क्या होते हैं, परिक्रणित हो जाते हैं। किससे, थॉमसन परमाणु मॉडल की बात करें अपन, से 1 डिग्री से भी अधिक कोण पर क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। अपेक्षित विचलन यानी उसमें क्या था, थॉमसन परमाणु मॉडल से अपेक्षित विचलन था वो 1 डिग्री था, यानी उसमें विचलन बहुत ही कम रखा गया था। और मतलब वो तो ये कह रहे थे कि हर जगह क्या है, त्रिभुज में बीज है, लेकिन यहाँ तो 1 डिग्री से बहुत अधिक कोण पर भी क्या हुए, परिक्रणित हो गए। यानी 1 डिग्री से भी बहुत अधिक, आपको 1 डिग्री नहीं मिला है, आपको न्यून कोण मिले, ठीक है ना। और वो न्यून कोण ऐसे थे, वो 1 डिग्री से क्या थे, ज़्यादा थे। चलो, इन अल्फा कणों में से बहुत कम संख्या में अल्फा कण 90 डिग्री या परिक्रणित हो गए, यानी 90 डिग्री पर बहुत ही कम संख्या में परिक्रणित हमें मिले। आप चित्र में देखो कहीं भी 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब उनकी संख्या बहुत ही कम थी। लगभग 8000 आपतित कणों में से एक अल्फा कण, ये खास बात है, 180 डिग्री के कोण पर परिक्रणित होता है। और यही बात आगे जाकर आपको बताएगी नाभिक का आकार क्या होता है। यदि थीटा कोण पर परिक्रणित अल्फा कणों की संख्या हम मान लेते हैं एन थीटा, थीटा कोण पर कितने, एन, और परिक्रण कोण थीटा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तब निम्न ग्राफ आपको प्राप्त होता है। यानी हमें क्या देना है, हमें देखना है कि कितने कितने एंगल से स्कैटरिंग हो रही है, मतलब कितने एंगल से जो अल्फा कण है वो क्या हो गए, परिक्रणित हो गए, ठीक है ना। तो उन एंगल के अकॉर्डिंग और उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं और ग्राफ देखते हैं। तो बच्चों हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। इस ग्राफ में आप साफ साफ देख रहे हैं कि संसूचित किए गए परिक्रणित कणों की संख्या, संसूचित का अर्थ होता है पता लगाए गए या जिनको ऑब्जर्वेशन में देखा गया। तो अगर एंगल की बात कीजिए तो देखो आप 0 डिग्री से आगे 180 तक हमने लिए हैं, तो हर एंगल पर आपको कहीं ना कहीं एक परिक्रणित कोण पर क्या हो रहे हैं, कण विचलित हो रहे हैं, यानी 180 डिग्री तक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर ही क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर आपको मिल रहे हैं वो क्या है, साइन की 4 घात में क्या है, वित्त क्रमानुपाती है। अगर साइन की 4 घात, हमें पता है साइन तो उल्टा होता है किसका, कोसेक का। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि थीटा अगर बढ़ता है, परिक्रण कोण का अगर थीटा बढ़ रहा है तो इनकी संख्या घट रही है, क्योंकि जो अल्फा कण आप संसूचित कर रहे हो, तथा थीटा घटने पर इनकी संख्या बढ़ रही है। मतलब 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में बात करें तो आपको अच्छी खासी संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप अधिक कोण पर जाओगे तो कणों की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और 180 डिग्री पर जाकर बिल्कुल ये एक हो जाएगी। एक ही कण आपको 180 डिग्री पर परिक्रणित होता हुआ प्राप्त होगा। और एक खास बात और ध्यान रखना आप इसमें, n/t,
n तो क्या हो गए, नंबर हो गए, और t आपके इसमें जो स्वर्ण पन्नी है उसकी मोटाई होगी। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग 2 के लिए n2 और t2 बराबर में n1 बटा t1। ठीक है, चलो अब निष्कर्ष की बात करते हैं, रिजल्ट जो मायने रखता है कि रिजल्ट क्या निकला। चलो, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण जो थे वो स्वर्ण पत्थर के पार निकल जाते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से क्या होता है बच्चों, खोखला होता है। समझ गए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उसमें से आगे हमें फ्लैश देखने को मिल रहा है, किसके आगे, स्वर्ण पन्नी को पार करने के बाद, और जैसे हम उसको पार कर रहे हैं तो पार करते जा रहे हैं तो आगे फ्लैश मिल रहे हैं, कुछ अलग अलग, ये नहीं कि एक साथ मिल रहे हैं, वो अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं। तो जितने वो अलग अलग जगह मिले तो उनका गैप थोड़ा सा समान क्रम में प्राप्त हो रहा था। मतलब ये था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था, तभी तो वो वहाँ से निकल गए, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे तो वहाँ से टकरा कर कण क्या हो गए, वापस न्यून कोण पर परिगणित हो गए, तो मतलब आगे नहीं जा पाए, और जहाँ से वो निकल गए इसका तो वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो वहाँ की जगह क्या थी, खाली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, और देखिए आप इसमें कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर क्या हुए थे, परिगणित हुए थे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या कर दिया, परिगणित कर दिया। तथा अल्फा कण क्या होता है, खुद धनावेशित होता है, ये केवल धनावेश द्वारा ही क्या होते हैं, विक्षेपित हो सकते हैं। अतः रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का संपूर्ण जो धनावेश है वो क्या होता है, उसके केंद्र पर एकत्रित रहता है। चलो, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर परिगणित होकर वापस लौट आते हैं। अतः ये माना गया कि जब धनावेशित अल्फा कण सोने के परमाणुओं में से होकर गुजरते हैं तो किसी न किसी अल्फा कण पर इतना अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है कि वह वापस लौट आता है। जैसे मान लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है, आपको रोक दिया गया। इसका मतलब वो एनर्जी अगर आपसे ज़्यादा होगी तो आपको वहाँ से वापस लौटना पड़ेगा। ठीक है, अगर छोटी बाधा है तो आप क्या करते हो, उसको पार कर जाते हो, लेकिन एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि आपको प्रतिकर्षण के विरुद्ध वापस आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तभी संभव है कि जबकि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित हो। तो आपको बता दें, परमाणु का 99.94%, लगभग 99% बोल सकते हो, वो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके जो ऑब्जेक्ट में आप फिर से देखिए, हम इसमें बात करते हैं लक्ष्य नाभिक की। तो लक्ष्य नाभिक आप यहाँ देख सकते हैं, लक्ष्य नाभिक, और लक्ष्य नाभिक से देखिए कितने विचलन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें खास बात ये होती है कि इनके बीच की प्राचल, बीच की निकटतम दूरी, समीपतम दूरी, अच्छा निकटतम दूरी नहीं होगी, यहाँ पर कहेंगे समीपतम दूरी, क्योंकि निकटतम दूरी तो नाभिक से देखी जाएगी, और वो इस तरीके से होगी कि कौन निकट गया। जैसे आप लास्ट स्टेज में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो कण आ रहा है लास्ट लाइन में, वो बिल्कुल ही नीचे यहाँ से स्टार्ट हुआ और टकरा रहा है और वापस से जा रहा है। ठीक है, चलो निकटतम दूरी की बात की जाए तो निकटतम दूरी से ही नाभिक के आकार का आकलन किया गया। और अब आपसे इसमें जो जानकारी आपको मिलेगी वो ये है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक कण बिल्कुल ही सेंटर की तरफ गया था और 180 पर वो वापस आ गया। देखिए जाहिर सी बात है कि मान लीजिए 3-4 लड़कों की दौड़ हो रही है और उनको किसी एक वस्तु को छूना है। अब जैसे वो लड़के आगे बढ़ रहे थे तो उसमें जो बीच में था जो लड़का, वो जैसे आगे बढ़ा और वो आगे नहीं जा पाया। मान लीजिए वहाँ पर कोई अदृश्य पावर है जो उसको रोक रही है। ठीक है, अब वो चाहकर भी आगे नहीं गया तो और वहीं से वापस लौट गया। तो आप क्या कहेंगे कि उस टारगेट से पहले कोई एनर्जी वहाँ थी जिसने क्या किया, उसको रोक दिया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आप समझिए कि अगर कोई कण है और वो नाभिक की ओर जा रहा है, लेकिन जाते 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 उसकी जो, भाई जब आपने उसको पहले भेजा था ना तो उसको गतिज ऊर्जा दी थी आपने। कौन सी ऊर्जा, गति ऊर्जा, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, बौछार करवा रहे हो। तो बौछार करवाते समय आपने उसको जो एनर्जी दी है वो है गति ऊर्जा। और जैसे वो टारगेट के पास पहुंच रहा है, लेकिन जो सेंटर की ओर जा रहा था तो उसकी ऊर्जा टारगेट से पहुंचने से पहले क्या हो गई, 0 हो गई, और प्रतिकर्षण होने के कारण वो वापस से चला गया। तो अब जहाँ से वो 0 होकर वापस लौटा है वो बिंदु और बिल्कुल 0 पॉइंट, सेंटर पॉइंट, उन दोनों के बीच की दूरी वही क्या थी, नाभिक की त्रिज्या थी। समझ गए, चलो इसको देख लेते हैं। रदरफोर्ड के प्रयोग में परमाणु के केंद्र की ओर एक अल्फा कण 180 डिग्री के पथ पर क्या हुआ था, परिगणित होता है। अल्फा कणों के अधिक कोण से परिगणित होने के लिए यह आवश्यक है कि परमाणु के केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण
बल की मात्रा बहुत अधिक हो, और ये तभी संभव है जब परमाणु का समस्त धनावेश उस केंद्र बिंदु में उपस्थित हो, जिसे नाभिक कहते हैं। भाई और कणों का किसी ना किसी एंगल पर विचलन हुआ, लेकिन वही एक कण ऐसा क्यों हुआ जिससे वो वापस लौट आया। मतलब सारी ताकत कहाँ बैठी थी, मैंने कहा कि अदृश्य पावर, यानी सारी की सारी उस पदार्थ की ताकत उस सेंटर पे बैठी हुई थी, इसीलिए उस कण, वो जो कण था वो उसके बिल्कुल सेंटर को टच नहीं कर पाया और वहां से पहली एक निश्चित दूरी से वापस लौट गया। ठीक है। अल्फा कण के लिए नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, मतलब कहां तक पहुंचा और कितना उसमें बीच में गैप रह गया, उस गैप की बात करें, उस स्थिति में प्राप्त होती है जब अल्फा कण 180 डिग्री के पथ पर क्या होता है, परिक्रांत होता है। ठीक है। अतः निकटतम दूरी नाभिक से वह दूरी होती है, ये परिभाषा आ गई किसकी, निकटतम दूरी की। निकटतम दूरी नाभिक से वह दूरी होती है जहां अल्फा कण की समस्त गतिज ऊर्जा, मतलब वो गया था दौड़कर, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो गई, उसकी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो बच्चों उसमें आराम से जीरो हो गई। मतलब आप ये कह सकते हो गतिज ऊर्जा चेंज हो गई, किसमें, स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गई। ठीक है। चलो, नाभिक के आकार का आकलन करने के लिए अल्फा कण को बहुत अधिक गतिज ऊर्जा से परमाणु के केंद्र की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, उसको हमने बौछार करवा रहे हैं तो एक एनर्जी के साथ करवाएंगे। यह अल्फा कण जब परिक्रांत होकर पुनः लौटता है तब नाभिक से निकटतम दूरी से ही नाभिक की त्रिज्या का आकलन किया जा सकता है, यानी वो कहाँ तक गया और सेंटर से वो बीच में गैप कितना रह गया, क्योंकि वो उसको टच नहीं कर पाया। अर्थात अल्फा कण के अधिकतम पहुंच बिंदु व केंद्र के मध्य की दूरी नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। आगे बात सुनने, बहुत ही शानदार ये परिभाषा है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बच्चों हम बात करते हैं अल्फा कण के प्रक्षेप पथ की। तो इस पथ में हम ये देखेंगे कि अल्फा कण परिक्रांत प्रयोग में अल्फा कण का जो पथ है बच्चों, वो आपको अति प्रबलकार प्राप्त होता है। कैसे, ऐसे विचलन हो रहे हैं। ठीक है, तो वो अति प्रबल्य प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि जो अल्फा कण है उसकी प्रारंभिक चाल क्या है, v0 है। ओके, इसकी दिशा में खींची गई स्पर्श रेखा, यानी ये स्पर्श रेखाएं जो बन रही हैं उन पर नाभिक के केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, b है, और इस b को हम कहते हैं संगत प्राचल। यानी ये रेखाएं जा रही हैं इस तरीके से और लंब डाल दो इस पर, तो ये क्या होते हैं, ये संगत प्राचल होते हैं, स्मॉल b कहलाते हैं। ठीक है, इसे संगत प्राचल कहते हैं। चित्र में देखिए आप, संगत प्राचल कहाँ दिख रहा है आपको, संगत प्राचल ये है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है संगत प्राचल होता है, और नाभिक से लंबवत ये इस पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। चलो अब बच्चों बात करते हैं इसमें फॉर्मूले की। तो अल्फा कण के जो प्रक्षेप पथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0, आप जानते हैं कूलाम नियतांक होता है, ZE², ZE पहला आवेश और दूसरा आवेश, और ये इनका एक एंगल होता है, और ये क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है a/2mv0²। अब इसमें जो देखो ZE² है ये फिक्स होते हैं हर पदार्थ के लिए। गति ऊर्जा अगर मान लें कि समान है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, तब जो b है संगत प्राचल वो cot θ/2 पर डिपेंड करेगा। मतलब ये है इसका कि अगर संगत प्राचल का मान बहुत अधिक होता है, बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो परिक्रांत कोण बहुत छोटा होगा। शॉर्ट में समझते हैं कि अगर संगत प्राचल ज़्यादा है तो इसका मतलब परिक्रांत कोण थीटा क्या होता है, आपका कम होता है, और संगत प्राचल बीच की दूरी है वो क्या है, बहुत कम है, तो परिक्रांत कोण क्या होता है, आपका अधिक होता है। और जब संगत प्राचल क्या है, 0 है, तो जो कण सीधा गया था सेंटर की ओर वो वापस क्या हो जाएगा, परिक्रांत। तो आपसे 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि जो सेंटर से क्या हुआ था, परिक्रांत हुआ था, अर्थात 180 डिग्री के कोण पर परिक्रांत होने वाले कण के लिए संगत प्राचल का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे उसका मान 0 होता है। ठीक है, चलो अब बच्चों बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें उस परमाणु प्रतिरूप से खास बातें क्या रही जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब तक हमारे समझ में आ चुका है, फिर भी हम इसकी एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पहली जो बात है, आपको बार बार करें कि सारा का सारा जो अदृश्य पावर है वो कहाँ है, वो उसके सेंटर में है। तो हम कह सकते हैं परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान अर्थात उसका धनावेश एक सूक्ष्म क्षेत्र में क्या होता है, केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और निकटतम दूरी के आकलन से यह पाया गया कि नाभिक का आकार 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या के बराबर होता है। हालांकि बाद में इसको फर्मी के रूप में भी कहा गया, 10⁻15 के रूप में। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है बच्चों, खोखला होता है। ठीक है, नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश
जैसे आपको पहले बता चुके हैं, जितना धनावेश होता है उतना ही नाभिक में जितना धनावेश है उतना ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है। मतलब जैसे पदार्थ है, ये उसका नाभिक हो गया और ये उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब जितना इसके पास धनावेश है, किसमें, नाभिक में, भाई प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, तो जितना इसमें धनावेश है उतना ही इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ऋणावेश होता है। अर्थात धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होती है और परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यदि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में होते हैं तो कूलॉम बल के कारण नाभिक में समा सकते हैं, क्योंकि उन पर दोनों के मध्य क्या लग जाएगा, विद्युत बल लग जाएगा। तो अगर समान प्रकृति के हैं तो क्या होता है, समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकृति के हैं तो आकर्षण होता है। इसलिए रदरफोर्ड ने माना कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसलिए विद्युत बल को बैलेंस कर देता है। विद्युत बल जो है ना वो अभिकेंद्रीय बल से बैलेंस हो जाता है। अब बच्चों इसमें जो आपकी खास बातें उसमें है असफलताएं। ठीक है, निष्कर्ष परमाणु प्रतिरूप के बाद में असफलताओं की बात करते हैं कि कहाँ पर ये परमाणु मॉडल है वो असफल रहा। तो इसमें 2 असफलताएं मोस्ट है और एग्जाम में ये आ भी चुके हैं और दोबारा भी आने का पूरा चांस है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल की जो सबसे बड़ी असफलता थी वो थी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या। यानी उन्होंने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में गतिशील है और चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अब सीधी सी बात अगर हम पूछें आपसे कि कोई व्यक्ति और लगातार एक सर्किल के चारों ओर दौड़ लगा रहा है, तो आप ये कहेंगे सर वो कुछ देर बाद में थक जाएगा और बैठ जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ भी होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं तो उनको लगातार उस वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया। और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, चलो रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। और हमें यह भी पता है कि विद्युत चुंबक के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो त्वरित गतिशील आवेश होता है, त्वरित गतिशील आवेश मतलब असमान गतिशील आवेश या परिवर्ती गतिशील आवेश, ये क्या करते हैं, ये विद्युत चुंबक के तरंगों की उत्पत्ति करते हैं। ये बहुत शानदार बात है कि एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश में अगर एक समान गतिशील आवेश है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर असमान आवेश है जिसके अंदर त्वरण का मान कुछ ना कुछ है, ठीक है, यानी परिवर्ती वेग है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और इन तरंगों में क्या होती है बच्चों, ऊर्जा भी होती है। ठीक है, और जैसे हमने बात की थी कि अगर इसको एनर्जी नहीं मिली तो ये नाभिक में समा जाएगा और परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा लगातार नाभिक के चारों चक्कर लगाने से ऊर्जा में निरंतर कमी आएगी, बिल्कुल सही बात है, तथा पथ की त्रिज्या क्या होगी, घटती जाएगी। घटती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अंत में क्या करेगा, नाभिक में समा जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, अब बच्चों दूसरी जो समस्या थी वो थी रैखिक स्पेक्ट्रम, कि इनमें भी क्या होते हैं, रदरफोर्ड प्रतिरूप के अनुसार वर्ताकार पथ पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को सभी ताप पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन करना होता है। अब ऊर्जा है तो उसमें तरंग दैर्घ्य वगैरह भी होगी, तरंग दैर्घ्य भी शामिल होती है ना, जिसके कारण परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्पेक्ट्रम जो होता है वो निश्चित तरंग दैर्घ्य से निर्मित होता है तथा ये रैखिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है भाई, तरंग दैर्घ्य के अनुसार क्या होती हैं, दूरियां चेंज हो जाती हैं। जैसे आप कलर की बात करते हैं कि लाल रंग की तरंग अधिक होती है, तो उसी प्रकार से ये जो स्पेक्ट्रम है उसमें भी क्या होगा, एक विविक्त रूप दिखाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इन्होंने जो चर्चा की उसमें क्या हो गया, उसमें तो ये एक रैखिक सतत प्राप्त हो रहा है। अब ये रैखिक सतत है या विविक्त है, इसकी ये व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पाया, तो ये इसकी क्या थी, दूसरी असफलता थी। अब हम किताब का एक क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, परमाणुओं के रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में नाभिक की त्रिज्या लगभग, देखो मैंने कहा था ना 10⁻10 मीटर लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी आप 10⁻15 मीटर इसको बाद में माना गया, सूर्य के सदृश है। ठीक है, यानी एक नाभिक है और उस नाभिक के मॉडल को लिया गया है सूर्य के बराबर दिखाई देने वाला, जिसके परितः इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष त्रिज्या 10⁻10 मीटर में ऐसे परिक्रमा करता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सौर परिवार की विमाएं यानी उनकी स्थितियाँ उसी अनुपात में होती हैं जो किसी परमाणु में होती हैं, तो क्या पृथ्वी अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा सूर्य के पास होगी या दूर होगी। ठीक है, पृथ्वी के कक्ष की त्रिज्या लगभग आपको दे दी इसने, ये बहुत अच्छी बात हो गई, आपको मान मिल गया 1.5 × 10⁻11 मीटर, और सूर्य की त्रिज्या भी आपको दे दी, ये लो
और क्या चाहिए हमें, बिल्कुल मान दे दिए इसने। अब हम इसको आराम से कर देंगे, हालांकि लैंग्वेज ज़्यादा लग रही है लेकिन ये समझने वाला टॉपिक है और समझते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन की कक्षा के त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या का अनुपात 10⁻⁻10। कक्षा की त्रिज्या की बात की अपन ने 10⁻10 हो गई, और नाभिक की त्रिज्या की बात की गई तो क्या थी, 10⁻15 थी। दोनों का अनुपात निकाल लो, कितना आ गया, 10⁵5 आ गया। ओके, यदि सौर परिवार के लिए ये अनुपात लागू हो, क्योंकि प्रश्न यही है कि अनुपात वहाँ लागू करना है, तो त्रिज्या कितनी है सूर्य की, 7 × 10⁸ मीटर है। ओके, और पृथ्वी की कक्षा की जो अपेक्षिक त्रिज्या है, अपेक्षिक जो त्रिज्या है वो 7 × 10⁸ गुणा, दोनों कंपेरिजन कितना, 10⁵5 है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 × 10⁻13 मीटर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सी बात है। चलो, यह राशि वास्तविक त्रिज्या 1.5 × 10⁻11 मीटर से कितनी ज़्यादा अधिक है, 100 गुना अधिक है। ठीक है ना, 13 आ रहा है, 10⁻13 आ रहा है, और ये कितना है, 10⁻11 है जो अपने दिया गया है। 10⁻11 में और 10⁻13 में क्या संबंध है कि 10⁻11 से 100 गुना अधिक होता है 10⁻13। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूर हो जाएगी। 10⁻13 प्राप्त हो रहा है, मतलब 100 गुना अधिक दूर हो गया। इससे ये स्पष्ट है कि परमाणु में सौर परिवार की अपेक्षा अधिक भाग स्थित है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरा आपका इस पर उदाहरण है गाइगर मार्शल प्रयोग, ये वही है रदरफोर्ड का श्रवण पन्नी का परिकीर्णन प्रयोग। 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किसी अल्फा कण की श्रवण नाभिक से क्षण भर के लिए विराम अवस्था में आने से पहले तथा दिशा प्रतिलोमन से पूर्व निकटतम दूरी या समीपतम दूरी क्या होती है। बिल्कुल आसान सी बात है। अभी हमने निकटतम दूरी की बात की थी कि जो सेंटर की ओर जा रहा है गतिज ऊर्जा के साथ, वो क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो जब अल्फा कण नाभिक की ओर जाता है तो नाभिक के प्रतिकर्षण के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में कमी आती है, बिल्कुल कमी आएगी, और किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। और किसी भी आवेशित कणों के लिए जो ऊर्जा होती है ना, वो ध्यान रखना आप बच्चों, वो होती है K/Q1 Q2/R। अब आप सोचेंगे इसका कूलाम का नियम भी ऐसे होता है, वो R² होता है, इसमें R² नहीं है, इसमें K/Q1 Q2/R बराबर आपकी एनर्जी, कौन सी, आवेश वाली, UE लिख दो आप इसको। ठीक है, चलो, अब वर्दी होती है और नाभिक की न्यूनतम पहुंच दूरी को हम मान लेते हैं R0, जिसका एक और नाम है बच्चों उपगमन दूरी। निकटतम दूरी का ही दूसरा नाम क्या है, उपगमन दूरी। पर अल्फा कण की संपूर्ण प्रारंभिक गति ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसका मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि ऊर्जा का सूत्र क्या है, आवेशित कणों के लिए 1/4πε0, ये तो आपका कूलाम नियतांक हो गया कि, और Q1 Q2/R, इसको मत लगाना क्योंकि वो कूलाम के नियम में आता है। अब देखो सोल्व करते हैं, यहाँ R चेंज कर दिए दोनों के कि भाई चल तू ऊपर आ जा और हम नीचे आ जाते हैं, जगह बदल गई। अब EK का मान हमें पता है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 7.7 × 10⁻6 है, और EV का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻19 जूल, और K का मान भी फिक्स होता है। ठीक है, पहले चैप्टर में खूब किया हमने, दूसरे में खूब किया है, क्या, कूलाम नियतांक का मान 9 × 10 के आते हैं 9 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, अब आवेश की बात करें तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है, हीलियम का द्विआयनित परमाणु है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या लिखेंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। और अगर नाभिक के आवेश की बात करें तो नाभिक यहाँ पे क्या है, श्रवण पन्नी है, श्रवण पन्नी की बात करें तो 79 उसका क्या है, परमाणु क्रमांक है, और एक आवेश पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब देख लो आप, ये तो आ गया इतना, और सोने का ये आ गया। ठीक है, अब तो इसमें आगे और देखते हैं। श्रवण के लिए आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना है, 79 हो गया। तो ये तो आपके समझ में आ गया है कि जो आवेश की मात्रा है वो एक तो अल्फा कण के लिए तो अपन ने कर दी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन, और सोने के नाभिक के लिए हमने कर दी 79 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला जो बिल्कुल तैयार है, कौन सा, क्या हमने बताया कि ऊर्जा होती है आपकी K/Q1 Q2/R0। R0 को हमने चेंज कर दिया यहाँ पर क्योंकि हमें ये वैल्यू हमारे पास है, तो R0 = K/Q1 Q2/EK। ठीक है, मान रख दो। देखिए K का मान हमें पता है और हमने लिखा भी है इसको 9 × 10⁻9। ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, और ये हमारे पास गति ऊर्जा। ठीक है, अब इसको सरल कर दिया हमने, ये मान आ गया हमारा। अब ये लगभग है 2.95, ऑलमोस्ट कर दिया हमने इसको 3 कर दिया, और 10 की आदत कितनी है, -14 मीटर है। अब 30 करना है, 30 कैसे करें, 10 से गुणा करो, 10 से भाग कर दो, 10 से गुणा करोगे, 10 से भाग करोगे, गुणा करोगे तो 30 हो गया, और भाग वाले को ऊपर ले जाओगे तो एक घात और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 10 की आदत -15
मीटर हो जाएगा, और 10⁻15 को हम कहते हैं बच्चों फर्मी। तो ये इस प्रकार से हमने इसका कैलकुलेशन कर दिया। अब बच्चों रदरफोर्ड का जो प्रयोग था उसमें लास्ट में जाकर हमने दो असफलताएं पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, और दूसरा रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। अब ये व्याख्या की नहीं कर पाए तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिला? तो इसका सॉल्यूशन मिला नील्स बोर के परमाणु मॉडल से। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।